इतिहास की किताबें अक्सर तारीखों और लड़ाइयों की कहानी कहती हैं, लेकिन कुछ कहानियां इतनी बड़ी होती हैं कि वो किसी महाकाव्य जैसी लगती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं। ये कहानी है दिल्ली सल्तनत की। सोचिए 320 साल, 5 अलग अलग राजवंश और एक ऐसा साम्राज्य जिसने भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा ही नहीं बल्कि उसकी पहचान हमेशा के लिए बदल दी। तो चलिए इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ कैसे? ये कोई आसान काम तो था नहीं। आखिर कैसे 320 सालों के इतने लंबे सफर में 5 अलग अलग खानदानों ने एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी, उसे चलाया और इतना फैलाया? चलिए इस पड़ताल में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो हमारी कहानी का पहला अध्याय शुरू होता है गुलाम वंश से। ये वो दौर था जब हर तरफ उथल पुथल मची हुई थी और उसी के बीच दिल्ली में एक नई ताकत का जन्म हो रहा था। एक ऐसी ताकत जिसने आने वाली 3 सदियों की पूरी कहानी लिख दी। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र इस पूरी कहानी के रोड मैप पर डालते हैं। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि कैसे 1206 से 1526 तक गुलाम वंश से लेकर लोदी वंश तक सत्ता एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती रही। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आती है। देखिए, तुगलक वंश ने सबसे लंबे समय तक राज किया, जबकि खिलजियों का शासन सबसे छोटा था। ये उतार चढ़ाव कहानी को और भी रोमांचक बना देते हैं। इस महाकाव्य के पहले नायक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, दिल्ली सल्तनत के संस्थापक। वो अपनी दरिया दिल्ली के लिए इतने मशहूर थे कि लोग उन्हें लाख बख्श कहते थे, मतलब लाखों का दान देने वाला। लेकिन उनका शासनकाल बहुत छोटा रहा और चौगान यानी आज का पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरने से उनकी अचानक मौत हो गई। नींव तो ऐबक ने रख दी, पर उस पर एक मजबूत इमारत खड़ी की इल्तुतमिश ने। इसीलिए इतिहासकार उन्हें सल्तनत का असली आर्किटेक्ट मानते हैं। उन्होंने सिर्फ चांदी के टाका और तांबे के जीतल जैसे सिक्के चलाकर इकोनॉमी को ही नहीं संभाला, बल्कि सोचिए उस वक्त का सबसे बड़ा खतरा चंगेज खान की मंगोल सेना दरवाजे पर खड़ी थी और इल्तुतमिश ने बड़ी समझदारी से सल्तनत को उस तबाही से बचा ली। अब फिर आए बलबन, एक ऐसा नाम जिससे सल्तनत कांप उठती थी। उनकी पहचान थी उनकी लौह और रक्त की नीति। उनका बस एक ही मकसद था, सुल्तान की ताकत सबसे ऊपर हो, इतनी ऊपर कि उसे कोई चुनौती देने की हिम्मत भी ना कर सके। इसके लिए उन्होंने खुद को जिल्ले इलाही यानी धरती पर ईश्वर की परछाई घोषित किया और दरबार में सिजदा और पाबोस जैसी ईरानी प्रथाएं शुरू की, जिसमें झुककर सलाम करना और सुल्तान के कदम चूमना शामिल था। ये सब सुल्तान के पद का खौफ पैदा करने के लिए था। अब कहानी एक नया और शायद सबसे ज्यादा नाटकीय मोड़ लेती है। हम खिलजी वंश के दौर में दाखिल हो रहे हैं, जो सल्तनत के सबसे महत्वाकांक्षी शासक के जुनून और उसके जबरदस्त कंट्रोल की कहानी है। इस दौर का सबसे बड़ा नाम था अलाउद्दीन खिलजी। वो खुद को सिकंदर सानी यानी दूसरा अलेक्जेंडर कहता था और उसका सपना भी सिकंदर की तरह पूरी दुनिया जीतने का था। इसमें कोई शक नहीं कि वो एक जबरदस्त जनरल था जिसने सल्तनत को इतना फैलाया जितना पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन खिलजी सिर्फ एक जंगबाज नहीं था, वो एक कमाल का एडमिनिस्ट्रेटर भी था। और ये स्लाइड दिखाती है कि उसका कंट्रोल कितना पक्का था। सोचिए, पहली बार एक परमानेंट आर्मी जिसे कैश में सैलरी मिल रही है, ये गेम चेंजर था। इससे सैनिक सीधे सुल्तान के वफादार हो गए। और मार्केट कंट्रोल पॉलिसी, उसने हर चीज की कीमतें तय कर दी ताकि उसकी विशाल सेना को सामान सस्ता मिले। और इस सब पे नजर रखने के लिए जासूसों का एक जबरदस्त नेटवर्क था, मतलब एक पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। और अब हम आते हैं कहानी के सबसे लंबे, सबसे पेचीदा और सबसे दिलचस्प अध्याय पर, तुगलक वंश। ये वो दौर था जब सल्तनत अपनी बुलंदियों पर भी थी और अपने सबसे बड़े संकटों से भी गुजर रही थी। और इस दौर के केंद्र में थे मोहम्मद बिन तुगलक, एक ऐसा सुल्तान जिसे इतिहास एक जीनियस लेकिन बदकिस्मत शासक के तौर पर याद करता है। उनके आइडियाज अपने वक्त से सदियों आगे थे, पर उनकी किस्मत और प्लानिंग ने उनका साथ नहीं दिया और उनके शानदार प्लान अक्सर भयानक तबाही में बदल गए। चलिए उनके 5 मशहूर या कहें कि बदनाम एक्सपेरिमेंट्स को जरा करीब से देखते हैं। राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले जाना, प्लान बड़ा था पर इतनी खराब तरीके से लागू हुआ कि हजारों लोग रास्ते में ही मारे गए। टोकन करेंसी यानी सांकेतिक मुद्रा चलाना, सोचिए आज के पेपर मनी जैसा कॉन्सेप्ट, पर लोग घरों में ही नकली सिक्के बनाने लगे और पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। और उसके बड़े बड़े सैनिक अभियान इतने खर्चीले थे कि सल्तनत का खजाना ही खाली हो गया। कागज पर ये सारे प्लान बेहतरीन थे, पर असलियत में सल्तनत को बहुत भारी पड़े।
इस उथल पुथल के बाद आए फिरोज शाह तुगलक, जिन्होंने मानो सल्तनत के जख्मों पर मरहम लगाने का काम किया। उन्होंने बड़े बड़े प्रयोग करने के बजाय सल्तनत को फिर से बनाने और लोगों की भलाई पर ध्यान दिया। उन्होंने हिसार और जौनपुर जैसे कई शहर बसाए और खेती के लिए नहरों का एक विशाल जाल बिछवा दिया। चलिए अब जरा लड़ाइयों और सियासत से हटकर सल्तनत की रूह को महसूस करते हैं। देखते हैं कि उसने कला, संस्कृति और प्रशासन में क्या विरासत छोड़ी जो आज भी जिंदा है। हर महान दौर को एक कहानीकार चाहिए होता है, एक आवाज जो उस वक्त की कहानी सुनाए, और दिल्ली सल्तनत को वो आवाज मिली अमीर खुसरो के रूप में। उन्हें तूतिए हिंद यानी भारत का तोता कहा जाता था। वो सिर्फ एक महान कवि ही नहीं बल्कि एक संगीतकार भी थे। माना जाता है कि सितार और तबला जैसे साजों का आविष्कार भी उन्होंने ही किया था। ये बात जरा सोचिए, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 7 सुल्तानों का दौर अपनी आंखों से देखा। बलबन के कठोर शासन से लेके तुगलकों के उतार चढ़ाव तक। कल्पना कीजिए, उन्होंने इतिहास को अपनी आंखों के सामने घटते हुए देखा और फिर उसे अपनी शायरी और संगीत में हमेशा के लिए अमर कर दिया। उन्होंने ही हिंदी और फारसी को मिलाकर एक नई जुबान को जन्म दिया। वो सचमुच उस युग की जीती जागती आवाज थे। सल्तनत ने अपनी कहानी सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि पत्थरों पर भी तराशी। कुतुब मीनार जैसी आसमान छूती मीनारें और अलाई दरवाजे जैसे खूबसूरत दरवाजे, ये सब इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की एक नई और अनोखी शैली को दिखाते हैं। एक ऐसी शैली जहां भारतीय कारीगरी और इस्लामी डिजाइन का एक शानदार संगम देखने को मिलता है। और यह समझना बहुत जरूरी है कि सल्तनत की असली विरासत सिर्फ इमारतें नहीं थी। उन्होंने प्रशासन का जो सिस्टम बनाया, जैसे तनख्वाह के बदले जमीन देने की एकता प्रणाली या टैक्स वसूलने का तरीका, वही सिस्टम आगे चलकर मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक रीढ़ की हड्डी बना। मतलब सल्तनत ने वो नींव तैयार की जिस पर मुगलों ने एक आलीशान साम्राज्य खड़ा किया। अब हम अपनी कहानी के आखिरी पन्ने पर हैं। ये सल्तनत के ढलते सूरज और मुगलों के आने से ठीक पहले के आखिरी राजवंशों की दास्तान है। लोदी वंश, जो भारत का पहला अफगान राजवंश था, उसमें एक आखिरी शक्तिशाली सुल्तान हुए, सिकंदर लोदी। उन्होंने 1504 में आगरा शहर की नींव रखी, वही आगरा जो बाद में मुगलों की राजधानी बना। वो कला के शौकीन थे, लेकिन तब तक सल्तनत की पकड़ बहुत कमजोर हो चुकी थी और साम्राज्य बिखर रहा था। तो 320 सालों की इस लंबी दास्तान से हमें क्या मिला? ये सिर्फ राजाओं के आने जाने की कहानी नहीं है, इसकी विरासत आज भी हमारे बीच है। एक नई इंडो इस्लामिक संस्कृति का जन्म, जिसने हमारे संगीत, कला और पहनावे को प्रभावित किया। एक ऐसा प्रशासनिक ढांचा जिसने मुगलों के लिए रास्ता बनाया। और सबसे बढ़कर ये वो दौर था जब हिंदी और उर्दू जैसी भाषाएं पनप रही थीं और अपना रूप ले रही थीं। सीधा सीधा कहें तो 1206 से 1526 का ये वो दौर था जिसने हिंदुस्तान की सांस्कृतिक और प्रशासनिक पहचान को इतनी गहराई से बदला कि उसका असर आज भी महसूस किया जा सकता।